अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का दिन के जहां पर हमने देखा कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, इमरान खान साहब ने तकरीर की और दूसरी जानिब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी थी। तकरीर में एक दूसरे पर तनकीद भी थी, कुछ लाए अमल पर भी बात हुई, अज़्म का इजहार हुआ और साथ ही साथ जो कुछ हिस्ट्री है उसको भी बयान किया गया। लेकिन ऑन द सेम डे आज ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, पॉजिटिव थी और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया उसमें यकीनन एक यूनिटी का मैसेज आ रहा था एंड एक रिजॉल्व था जो कि सब तक पहुंचा और उसमें यह कहा गया कि फोरम फुली सपोर्टेड गवर्नमेंट्स रिजेक्शन ऑन of Indian actions regarding Kashmir. Pakistan never recognized the sham Indian efforts to legalize its occupation of Jammu and Kashmir through Article 370 or 35A. Decades ago, efforts which have now been revoked by India itself. और सबसे important जो आखिर में कहा गया, Pakistan Army firmly stands by the Kashmiris in their just struggle to the very end. We are prepared and shall go to any extent to fulfill our obligations in this regard. नाज़रीन, ये आज की डेवलपमेंट थी जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुई और दूसरी जानिब जैसा कि हमने कहा कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब भी किया। इस खिताब में क्या कहा, आइए प्रोग्राम के आगाज में शामिल करते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इब्तिदा में जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आज अहम दिन था, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ से एक मैसेज मिला और उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से इमरान खान साहब ने खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, एक दूसरे पर तनकीद भी हुई, लाए अमल की भी बात हुई, माजी को भी डिस्कस किया गया कि क्या माजी में होता चला आया है, क्या होना चाहिए था और भारत के क्या अज़ाइम हैं उस पर भी बात हुई। कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर सिर्फ पाकिस्तान में तनकीद नहीं की जा रही बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इवन विद इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट भी तनकीद की जा रही है अपोजिशन की तरफ से और यह कहा जा रहा है कि जो कुछ किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है, उसके अलावा और भी तकारीर इसी तरह से इंडियन पार्लियामेंट में हुई और वहां पर यह कहा गया कि जो कुछ किया जा रहा है गलत किया जा रहा है, इसके फ्यूचर में जो असरात हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं देंगे। आज के प्रोग्राम में गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले सबसे पहले हम आपको मुख्तसरन इमरान खान साहब की स्पीच का कुछ हिस्सा सुनवाना चाहेंगे कि जो आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए खान साहब ने कहा। आइए सुनते हैं। दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी रिस्क नहीं ले सकते। हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। सारों से हम अप्रोच कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC को कल अप्रोच कर बैठे थे, हम एम्बेसडर्स को अप्रोच करें, हमारे फॉरेन ऑफिस से उनको मीटिंग की है, हमने जो मेन हेड्स है उनसे बात करें, आजाद मजीद और करूंगा, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हम यकीनन जंग के हक में नहीं हैं, लेकिन हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम ये थ्रेट नहीं कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने अपनी इस तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ भारतीय हुकूमत इरादा रखती है। इमरान खान साहब की स्पीच के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यकीनन हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ये बहुत अजीम कौम है, इस कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम डट जाएं या झुक जाएं। झुकने वाली ऑप्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हमें डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने साथ में ये भी कहा, जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, कि भारत ने हमारी शहरक पे हाथ डाला है, इससे पहले कि हमारी शहरक को काट दें हमें वो हाथ ही काट देना चाहिए। इन दोनों स्पीचेस के बाद
तनकीद भी हुई। खान साहब ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पे तनकीद की। वो तनकीद क्या थी, आइए सुनते हैं। कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं? क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। मैं कहा करूंगा। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने चुन। नाज़रीन, ये था आज का पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन और सवाल ये पैदा होता है कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे पार्लियामेंट का ये जॉइंट सेशन बुलाया गया था। वॉज दिस रियली कॉल्ड फॉर? क्या ये सब होना चाहिए था जो एंड पर हमने आपको सुनवाया कि जो इमरान खान साहब ने कहा या दूसरी तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कहा? आज के प्रोग्राम में कश्मीर इशू की जो मौजूदा सिचुएशन है, मुस्तकबिल में हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए, क्या हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जहां पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, वहीं पर उसको इंटरप्रेट इंडिया में मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे इस तरह से किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से जैसे उनकी तरफ से जंग की धमकी दी गई है। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आप एडिटर हैं जंग एंड जियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टू इन फैक्ट कंप्लीटेड एडिटर जंग एंड जियो करंट अफेयर्स। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है तारिक पिरज़ादा साहब ने। वंस अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में टेलीविजन चैनल्स पे आप तारिक पिरज़ादा साहब की राय सुनते रहते हैं, बड़ी वोकल। सबसे पहले साबिर शाह साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिर शाह साहब, आज का जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और फिर दूसरी जानिब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, आज के रोज़ क्या हम वो मैसेज दे पाए हैं जो हमने देना था, जो हमें देना चाहिए था? इमरान खान के ये दो जुमले काफ़ी हैं। ये इसको बेशक हल्की समझे हिंदुस्तान या जिस तरह मर्जी आप इंटरप्रेट करें तो वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, बाद में कोई ना रोए। और इसको इस तनाजुर में देखें। जी तारिक पिरज़ादा साहब, आपकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। पता भी नहीं हो कि आपने मुझे भी दिया हुआ। जी जी, डॉक्टर रामेश कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अभी भी ज्वाइन किया। आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड बाय द टीम। वेलकम टू द शो। आई विल जस्ट बी कमिंग टू यू शॉर्टली। जी साबिर शाह साहब। दूसरा, आप कभी भी वेस्ट हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, ये थ्रेट कभी इग्नोर नहीं करेंगे जो आज इमरान खान ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया ये भी लाइन में है और इनको रोग स्टेट्स भी कह चुके हैं हमारी तरह, और हमें तो को काबू कर लेता है। इन दो मुल्कों को काबू करना बहुत मुश्किल है। कल को ये रेस शुरू हो गई। सो इट वाज अ वेरी गुड मैसेज। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन फैक्ट द मोस्ट सीरियस थिंग, वो भी बहुत अच्छा मैसेज था। मुझे सिर्फ अली मुमताज़ साहब आपसे पहली बात तो ये करनी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या पिछले प्राइम मिनिस्टर हो, ऑपोजिशन लीडर ये शहबाज शरीफ हो, कोई और हो, यार ना इनके पास कोई रिसर्चर है ना स्पीच राइटर। ये अपनी तकरीर में ये क्यों नहीं कहते हैं कि इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू पे सेडिशन या ट्रीजन का मुकदमा करे, गद्दारी का, और हवाला दें अक्टूबर 27, 1947 के उस टेलीग्राम का जो नेहरू ने लियाकत अली खान को लिखा था। उसने कहा जी सिचुएशन एमरजेंसी सिचुएशन है कश्मीर में और हम उनकी मदद कश्मीरियों के इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि वो हमारे साथ इल्हाक करें। ये इल्हाक उनकी मर्जी के साथ ही होना चाहिए। ये टेलीग्राम ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात देखिए, चंद दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नल एंड वॉइड करार दे और फेस सेविंग दे मोदी को, क्योंकि उनको इस तरह का बैकलैश का अंदाजा नहीं था, कुछ सहाफियों की तरफ से, अपनी ऑपोजिशन की तरफ से भी और इवन हमारी तरफ से। लेकिन मतलब उनको इनकी परवाह है भी या नहीं? बिकॉज जैसे कि खान साहब ने भी कहा कि ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। देखिए, जब आपको, अगर मैं मोदी की बात करूं, जब आपका डिफेंस बजट जुलाई 2019 में 177.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो तो आप वॉर हिस्टीरिया या वॉर फ्रेंजी में मुब्तला हो सकती हैं। तो चाइना फैक्टर आपके सामने काम करेगा
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جو ان کا ڈیسیجن میرے خیال میں آئے گا اس کے خلاف وہ کام کرے گا، عمران خان کی دھمکی کام کرے گی، ساری دنیا نے سنا ہے. سو آئی تھنک دس ول ڈیفیوز، ان کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس کے فیکٹرز ہیں نا علی، دیکھیے 2-3 چھوٹے آپ کے سامنے، کلبھوشن یادو کی گرفتاری، اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ جو ٹوٹل ہمارے حق میں، اس کو اسپائی جاسوس مانا گیا ویلڈ پاسپورٹ کے ساتھ. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ فروری 27 کے بعد ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کی. ایئر انڈیا اور دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز کو 549 ارب بھارتی روپے کا لاس ہوا، جو تقریباً 1000 ارب پاکستانی بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ. اچھا، پھر آپ نے دیکھا ان کی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کا کیا حال ہے. ویڈیو کون ورلڈز لارجسٹ پکچر ٹیوب مینوفیکچرر، اس نے بینکرپسی فائل کی، اس نے 900 ارب روپیہ دینا ہے، پرائیویٹ لوگوں کا بھی اور سرکاری بینکوں کا بھی. آپ کے سامنے جیٹ ایئر ویز بند ہوئی، جس کے پاس تقریباً 115 اپنے جہاز تھے، یہ بھی پرائیویٹ ایئر لائن تھی، 1000 ڈیسٹینیشنز پہ جاتی تھی. اسٹیٹ انٹرپرائزز کا حال دیکھیں تو 400 ارب روپے کا ڈیفالٹ ہے پچھلے کچھ سالوں کا، صرف 71 گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کا. ڈیفیوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈیفیوز ہو رہی ہے. اور یہ فیکٹر سارے، یہ سارے جو غصہ ہے یا پاگل پن ہے انڈیا کا، یہ فیکٹر سارے اس میں شامل ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کشمیر. رمیش کمار صاحب، آپ آج اسمبلی میں موجود بھی تھے. تنقید جہاں پر عمران خان صاحب پر ہوئی، ان کی حکومت پر ہوئی، اس میں تنقید بھی یہ بھی ہو رہی تھی کہ ہم تیار نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم نہیں تھا کہ انڈیا کے کیا عزائم ہیں. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا بھی کہ جو موجودہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہ ان کے منشور کا حصہ تھا. تو کیا ہمیں پہلے سے اس کے لیے اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 کی جو ان کو موو ہے، وہ تو جنوری سے تھی. جب میری وزٹ ہوئی تھی تب بھی اس کا ذکر ہوا تھا، اور انہوں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے، ایون پومیو کی بھی بات کی تھی کہ ہم نے اس سے بھی یہ بات کی ہے. اور مگر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا قتل ہو جائے گا، اور یہ جمہوریت کے حساب سے انڈیا ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. ہم تو علاقے کے اندر ٹینشن کم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر کچھ پروپوزل تھے جو ڈسکس ہوئے تھے، جو میں نے یہاں پہ بتائے بھی تھے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. مگر جب امریکہ کی وزٹ ہوئی پرائم منسٹر کی، جب ٹرمپ نے یہ بات کی کہ مجھے ثالثی کے لیے کہا گیا، تو اس وقت میں نے یہ فیل کیا کہ ٹرمپ نے جب یہ کہا تو مجھے تو نریندر مودی اور سشما سوراج نے کہا تھا کہ ہم تو خود سپر پاور ہیں، کہ ہمارا ثالثی کون بنے گا. ہمیں ثالثی نہیں، جو بھی بات ہوگی آپس میں ہوگی، اور جو پروپوزل بھی اب مل کے بات کرنے کا تھا. جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ اب جو ہے یہ چیزیں جو انڈین الیکشن میں بھی یہ ایک موٹو چلا تھا 370A کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس کی طرف سے بات آئی ہے تو بی کیئرفل. جب وزٹ ہوئی، میں نے اس ٹائم پہ ایک میرا آرٹیکل بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے لکھا تھا کہ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور انڈیا کے ساتھ اس کا ریلیشن بہت ہے. 4-5 دن سے جو ایک ٹینشن بڑھی ہوئی ہے اپنے ملکوں میں، اور کشمیر کے حوالے سے جو موومنٹ ہوئی، جب امریکہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ کوئی ہمارے فیور میں نہیں آئی یا کشمیر کے فیور میں نہیں آئی. اگر آپ دیکھیں گے 1 مہینہ پہلے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کشمیر کے حوالے سے مانتا ہے کہ وہاں پہ ایشو ہے، ہیومن رائٹ ایشوز ہیں، اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا پہلی مرتبہ اس لیول کے اوپر. وری پھر جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا جائے، لیکن رمیش کمار صاحب، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا. جی سر، آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا یہ ٹریپ کارڈ تھا. دیکھیں، میں آج جو پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آج سیریسنیس تھوڑی سی زیادہ دکھانی چاہیے تھی. مل کے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ایڈوائز دی جاتی. آج پرائم منسٹر اے جے کے اور پریزیڈنٹ اے جے کے آج موجود تھے. آج ان کو بھی کم سے کم ایک میسج جاتا کہ ہم پاکستان نے 70 سالہ اگر آزاد کشمیر کی، جموں کشمیر کی اگر کوششیں ہیں تو ہم بھی، پاکستان بھی 70 سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں. مگر ماضی میں بھی ہم نے اس قسم کے فیصلے، اور آج بھی اس قسم کے ہمیں ڈپلومیسی کے حوالے سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. ہماری آج ایک آواز جاتی. جو میرا آج جو پیغام تھا، جو میں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بات بھی کی، وہ اور تھی. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں کم سے کم ایک ایسا آواز دینا چاہیے تھا. جنگ ہمارا ایشو نہیں ہے، مگر کم سے کم ہماری یونٹی ایک طرف ہوتی کہ بھائی ہم سب ایک ہی جگہ پہ کہتے کہ ہم سفارتی تعلقات بند کرتے ہیں،
या एयर स्पेस बंद करते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से हम एक एक पार्लियामेंटेरियन सारी पॉलिटिकल पार्टी से हम मिलके जो है वो सबसे जो है वो टाइम लेती है, जाते हैं। ठीक है, एक इंटरनल तारिक पीरजादा साहब, अगर जब बढ़ते आपकी नजर में जो आज मैसेज गया पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से, वो एक वीक मैसेज था, एक स्ट्रांग मैसेज था? आपकी नजर में क्या था जो आज आपने डेवलपमेंट्स देखी? देखिए, जहां तक इमरान साहब की तकरीर है, पहली तो बात यह है कि मैं पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से एक बात पर बहुत हैरान हूं कि जब भी आप पॉलिसी बयान देते हैं, कोई भी हुक्मरान हो पाकिस्तान का, तो मैंने देखा है कि वो मोची गेट के अंदाज में खड़े होकर एक जुबानी तकरीर होती है। हालांकि ये दुनिया का पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, और इतना संजीदा मसला है कि इसमें एक लफ्ज, एक हर्फ, एक कौमा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और कहीं कोई लफ्जिश नहीं जुबान में आनी चाहिए, एक रवानी होनी चाहिए, एक इब्लाग में कुव्वत और तवानाई होनी चाहिए। चुनांचे आपकी बात ताकि समझी जाए उस तरह जिस तरह के आप कहते हैं। ये एक जुबानी तकरीर थी, लेकिन उसमें जो एक नुक्ता था इमरान साहब की तकरीर में कि वो दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते थे, उसमें शायद वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इसके दुनिया पर असरात जो भारत के साथ तसादुम के नतीजे में हो सकते हैं, रवायती और उसके बाद जौहरी, उसके ऊपर खासी रोशनी डाली। लेकिन उसका जो तारीखी पस मंजर था, उस पर बहुत ज्यादा वक्त ज़ाय हो गया था। यही बात मैं कर रहा हूं कि एक बहुत खूबसूरत लिखी हुई तकरीर, देखिए अमेरिका का सदर हो, रूस का सदर हो, कोई हो, दुनिया में ये रवायत है कि आप बड़े पॉलिसी मामलात पर बिल्कुल उसमें करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हाल मछली बाजार का कि फिक्रेबाजियां हो रही हैं, वो शहबाज शरीफ उनको इमरान खान न्याजी और अली खान न्याजी पता नहीं क्या क्या कहकर मजे ले रहे और हंसी और ठट्ठा हो रहा था, बिल्कुल एक वो जो कॉमेडियन का सा अंदाज था। तो ये लोग कोई संजीदा सियासतदान नहीं है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोग बिल्कुल निचले दर्जे के सियासतदान हैं, जिन्हें कौमी मामलात के मुतालिक कोई संजीदगी नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, अली मुमताज, मेरी बात जाया ना हो जाए, आज असल में जो पैगाम हिंदुस्तान को गया है वो कोर कमांडर्स का, जैसे कि आपने कहा, वो जो संजीदा 10, 15, 20 लफ्जों पर मुश्तमिल, जिसमें कोई गलती नहीं थी, और पहली बार मैं ये कहना चाहता हूं इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ हम आहंग किया है और कहा है कि हम इस मकसद के उसूल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और यही पैगाम मैं बीबीसी पर भी सुन रहा था, उन्होंने नोट किया इस बात को। बिल्कुल। तारिक पीरजादा साहब, हम एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो अभी जो तारिक पीरजादा साहब ने बात की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, यही वजह है कि आज के प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मैंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो वहां से रिजॉल्व आया, जो वहां से मैसेज आया और जो ट्वीट थी DGISPR की, उसको मेंशन किया, बिकॉज एक कॉन्क्रीट मैसेज था। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि तनकीद भी थी। फिर जैसा कि अभी तारिक पीरजादा साहब ने कहा कि माजी की बात हो रही थी, साबिर शाह साहब ने अभी कहा कि कोई अच्छा रिसर्चर या स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। फिर रमेश कुमार साहब भी मायूस दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि वो नहीं हुआ जो कि आज होना चाहिए था। यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मसला कश्मीर को लेकर, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, और आज का पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन और साथ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। साबिर शाह साहब, आपको आने वाले दिनों में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपने भी वक्त से पहले कहा कि डिफ्यूज हो जाएगी। अगर डिफ्यूज होगी तो कब तक होगी? इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में यह भी कहा कि जिस तरह का पुलवामा में अटैक हुआ था, कुछ वहीं पे खुद से करके हम पे मलबा डाल देंगे। आपको लग रहा है कि बात उस पॉइंट पर आ सकती है कि जहां पर एग्रेशन हो? इंडिया की जो हरकत हैं बड़ी हद तक प्रेडिक्टेबल हैं, और हम इन बातों का जिक्र ये जो इन्होंने हरकत की है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, एब्रोगेशन वाली, इससे पहले भी हम बातें कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करने वाले हैं। नहीं, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि जी इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस में जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है कि जी एक पूरी हाइप क्रिएट की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट हासिल किए जाएं। अली, एक बात तो आप अपने जहन में रखें, और बड़ी क्लियर बात, आप कांग्रेस की ट्वीट्स और कांग्रेस के फिगर्स और इंडियन होम मिनिस्ट्री की फिगर्स निकाल के देखें कि जितना नुकसान इंडिया का कश्मीर में मोदी के दौर में हुआ 2014 से अब तक, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में
7-8 सालों को 10 साल के रूल में नहीं हुआ था। कांग्रेस ने ये ट्वीट्स की थी मोदी के इलेक्शन से पहले 8 दिन पहले। इंडियन होम मिनिस्ट्रीज ने इन फिगर्स की तस्दीक की थी, लेकिन हिंदुत्व आइडियोलॉजी अकेले एक नरेंद्र मोदी को आप इसलिए ब्लेम कर देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी और उनके वोटर। देखिए इलेक्शन काफी हद तक फेयर होता है इंडिया में, ज़हन में रखें, ये दुनिया के चंद फेयर इलेक्शंस में से एक इलेक्शन होता है, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां जो वोटर होंगे वो भी असली होंगे, ठीक, बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाले जरा कम होंगे, आइडियोलॉजी पे ज्यादा होंगे। आइडियोलॉजी को आप ज़हन में रखिए, तो आप इसको अकेले नरेंद्र मोदी या बीजेपी को ब्लेम नहीं करेंगे। आज कांग्रेस होती तो वो भी यही करती। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का हम जिक्र ही नहीं करते। आपको अंदाजा नहीं है कि 803 अरब रुपए का तकरीबन बजट है कश्मीर के डिफेंस के लिए। तो ये किसके थ्रू होता है? इंडियन आर्मी के थ्रू। दे लिसन टू देयर आर्मी रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन्स, बट वट एवर द आर्मी सेज दे एग्री टू इट, बीट कांग्रेस बीट बीजेपी। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात ये कि और कश्मीर पे आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, यार नैरेटिव बिल्ट है, आज से नहीं है, ये जुलाई 27 1948 से बिल्ट हुआ है, लेकिन इसको बार बार दोहराना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन सरवर भट्टी शहीद हुए थे जुलाई 27 1948। निशाने हैदर जाके उनको 1957 के बाद में मिला, ये हमारे पहले निशाने हैदर थे। तो ये हमारी कश्मीर में ये जंग हुई थी पहले, जिसे हम गिनते ही नहीं जंगों में। तो हमारा ये काम उस वक्त से है। मैंने आपको अक्टूबर 27 1947 का लेटर नेहरू का पढ़ के सुनाया। कश्मीर का जिक्र कहाँ पे? नैरेटिव इज बिल्ट, आर्म्ड फोर्सेस के नैरेटिव बिल्ट हैं। ये जो मर्जी तमाशे लगाएं असेंबलियों में, इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकली जो मर्जी होता है। और कमांडर्स को पता है उन्होंने क्या करना है। दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। नो मैटर हाउ मच वी क्रिटिसाइज द आर्मी फॉर इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, अगर ये भी ना हो तो इंडिया कुड सिंपली वॉक इन, पहली बात। और ये देखिए आपको जनरल बाजवा के प्रोटोकॉल से पता लगा अमेरिका में अब गन सैल्यूट से, कि वो लोग वो ओहदों की कदर नहीं करते। ये उन मतलब आर्मी चीफ उनके लिए पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अगस्त में 2015 में मॉस्को का दौरा किया, तो मुझे रेड स्क्वायर और क्रेमलिन वगैरह जब मैं गया तो मेरी गाइड ने मुझे बताया कि ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये 2 या 3 मिनट के लिए बंद हुई थी। आपके आर्मी चीफ चंद दिन पहले मॉस्को में थे। सो आप ये देखिए कि रशिया का स्टांस जो अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हार्ड लाइन नहीं होगा जैसे माजी में था। चाइना सामने आएगा, ये सारे फैक्टर होंगे। डिफ्यूज भी मैंने लफ्ज जरा गलत बोल दिया है, ये खुद ही बैकफुट पे चले, बैकफुट पे। रमेश कुमार साहब, आज का जो सेशन था वहां पर हैरानकुन तौर पे कि जहां पर हमें बिल्कुल एक यूनिटी का मैसेज देना था, पोर्ट्रे करना था कि हम सब इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं इस इशू पर, वहां पर नारेबाजी ऐसी सुनने को मिली जो अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में नारे लगाए गए थे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, कश्मीर जिसने बेचा हाजिर हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर साहब के जारी करने के लिए बात हुई। तो ये सब कुछ जो हो रहा था, इस पर क्या आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत को इस जॉइंट सेशन से पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी? जो वो उस वक्त 20 मिनट का वक्फा अनाउंस हुआ था और उसके बाद जाके मनाने की कोशिश की गई कि जी इमरान खान साहब जब आएंगे, प्राइम मिनिस्टर का जब खिताब होगा तो आप उस पर कोई शोर शराबा ना कीजिएगा, खामोश रहिएगा, ये सब पहले होना चाहिए था। देखिए, रेजोल्यूशन जो आया, उस रेजोल्यूशन में आजम सवाती की गलती की वजह से पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने उसको एक बहाना बना के और आगे बढ़ चुकी है। और उस वक्त हमने जरूर उनको कहा कि ये टाइम इस चीजों का नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई गलती है तो उन चीजों को, पहली चीज तो मैं समझता हूं जब एक यूनानी मसली कोई रेजोल्यूशन आता है तो आजम सवाती भी पहली मरतबा पार्लियामेंट में आया है, उसको भी ये अपोजिशन के साथ डिस्कस करके पहले ही जो पढ़ने से पहले वो सबकी साइन होती है, तो यूनानी मसली वो होता है। तो उसने अपने तौर पे पढ़ना शुरू किया तो एक हंगामा हो गया, और जिसके बाद मैं समझता हूँ पहले गलती आजम सवाती की है, उसके बाद अपोजिशन की है। मगर एक मैसेज जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से सही नहीं गया कि जो मिस्टेक है, अगर उसने गलत किया, गलत लिखे, तो दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा अच्छा किया। बात तो ये है कि सीरियसनेस तो किसी की तरफ से नहीं थी ना। ठीक है। एक तो चीज ये है। दूसरी बात कर रहे थे साबर भाई, देखिए साबर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, आज तक अमेरिका के अंदर इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला कि आज कम से कम वो चीजें मिल रही है। पहली मरतबा फॉरेन मिशनरी हमारी एक्टिव है। मगर मैं समझता हूँ दुश्मन की जो फॉरेन मिशनरी है वो अगर पहले एक्टिव थी वो और हाइपर एक्टिव है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे नहीं समझे कि वो हाइपर एक्टिव नहीं है।
मेरी इन चीजों के ऊपर बहुत गहरी नजर होती है। आपकी तरह मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ उन चीजों के ऊपर, और आज भी जो मेरी एडवाइजेस थी और मैं समझता हूँ उनके ऊपर अमल होता तो ये आज का एक पॉजिटिव मैसेज जाता। रमेश कुमार साहब, लगता है कि आप खुद भी मायूस हैं कि जो आज जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ, आप अपनी हुकूमत से भी नाला हैं। नहीं, देखिए, मैं उस स्ट्रगल को मैं समझता हूं कि खुदा ये कहता है कि जहां पे भी नेक नियति के साथ, जहां पे जो स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, वो रायगा नहीं जाती है। मैं समझता हूं उनकी स्ट्रगल जो है वो हमारे बलबूते के ऊपर है, और हमारा कोई भी एक मिसफायर जो है उनकी सारी जिंदगी के ऊपर असर पड़ सकता है। और इंडिया एक जो बीजेपी के अंदर इंडियन पॉलिटिशियन बहुत समझदार, और जो आप बैकफायर की बात कर रहे हैं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो चीजें हुई है और वो इस तरीके से रिवर्ट हो जाए तो इतना इजी नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जब मैं गया, यही फॉरेन मिशनरी थी, उन्होंने कहा कि ये तो 250 सीटें मुश्किल से लेगा। मैंने कहा ये बीजेपी 300 से ऊपर सीटें लेगी, क्योंकि मैं वहां पे माहौल देख कर आया था जो चीजें थी। और ये इसने बिल्कुल सही कहा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंट वे से लोगों ने वोट क्यों दिया, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तान की एक एक बंदा 22 करोड़ पाकिस्तान से प्यार करता है, ऐसे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी वो इंडिया से ऐसे ही प्यार करती है। ये जो मैसेज दिया जाता है ना कि ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी से मैं बहुत मरतबा मिला हूं, वो भी कहती है कि भाई इन्होंने ये किया, मुल्क के लिए ये किया, मगर कश्मीर का सॉल्यूशन वो भी चाहते थे, और वो चाहते थे कि कश्मीर का सॉल्यूशन हो, उसमें ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म की जो मेरी बात हुई थी। हम अगर थोड़ा सा क्विक अगर काम करते तो हमारी डिप्लोमेसी से वो भी खौफजदा थे, वो भी खौफजदा थे कि हम कोई इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़े। मगर जब ये ट्रंप वाला जो ये ट्रिप हुआ तो उससे पहले उन्होंने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में मेरे हिसाब से ले लिया था। जब उसने ट्रंप ने ये बात की सालसी की, मैंने कहा लगता है इसमें कोई न कोई, क्योंकि ट्रंप का पाकिस्तान से हमारी फॉरेन पॉलिसी पर आपको क्या दिखाई देता है? ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है। क्या कहा? हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना। फिर आप मेरी देखिए, नहीं रमेश कुमार साहब, आपने नहीं कहा, ऑपोजिशन को मैंने कवर किया, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। पहले से बहुत अच्छी है, मगर दुश्मन की फॉरेन पॉलिसी पहले एक्टिव थी तो अब हाइपर एक्टिव है। ठीक जी, तारिक बिजाल साहब, इस वजह से हमें टैक्टफुली थिंक टैंक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें आगे हमारे हाथ से दिन ब दिन निकलती जाएंगी। इतना इजी नहीं समझे कि आप ये रिवर्ट बैक हो जाएगा और ये हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पे अगर कुछ पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन के अंदर अगर बात की है तो आप देखेंगे कि वहां पे भी जो सोशल मीडिया है उन चीजों को, अभी बात हो रही थी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की भी, क्या जो ये हुकूमती रवैया है और जो सारा मामला रहा, बहुत से ऐसे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी हैं जो कि आला ओहदों पे फाइज भी रहे हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं कि हुकूमत कर क्या रही है। तो इज दी आर्मी सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कि जिस तरीके से गवर्नमेंट लेके चल रही है इस पूरे इशू? सुषमा स्वराज की अभी डेथ हो गई है। ये देखना है कि आपने जो सवाल किया वो सिर्फ कश्मीर के तनाजुर में किया या ओवरऑल किया है? वेल, फॉर द मोमेंट कश्मीर के इशू पे देखिए, हुकूमतों के रवैये ऐसे ही होते हैं। नवाज शरीफ साहब का देखें, यहाँ उनकी सालगिरह पे मोदी साहब आ गए थे, और वो जो इनके अजीत दोवल जो कि मेरे ख्याल है कि आर्मी को ज्यादा एतराज उस पर था कि ये कैसे आ गया बगैर वीजे के। ये चीजें हुकूमतें, ये आपकी मुंतखब हुकूमतें ये हरकतें करती रहती हैं, इन्हें अंदाजा नहीं होता वैसे सब कुछ पाकिस्तान आर्मी के अंडर इट्स नोज ही है। ठीक है, हाँ, अंडर इट्स नोज ही होता है, ये भी एक बात है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये अगर इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन इस तरह हुकूमतों के कहने से निकलता होता तो लियाकत अली खान निकाल लेते नेहरू के साथ मिलकर। नेहरू हैड अ वेरी लाइट स्टांस ऑन कश्मीर एज आई मेंशन्ड। साबर भाई, अभी वो भी तंग आ चुकी है, अब तो इस वक्त टाइम है। और मैं समझता हूं कि जो सुषमा के साथ, आज सुषमा की भी अभी डेथ हो गई है, सुषमा ने जो बातें की वो भी चाहते थे कि इसका जो है वो हल हो। मैं एग्री कर रहा हूं रमेश भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इंडिया में तो कि देखिए मामला ईगो का भी है, ईगो का भी है। जब मामला ईगो पे आ जाए तो चाहते हुए भी आप आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा पाते, कोई भी मुल्क हो। तो ऐसे में मीडिएशन ही जब भी हल होगा मीडिएशन से। मैं जाती तौर पर समझता हूं ट्रंप ने कोई शरारत नहीं की। अमेरिका की सारी जिंदगी जो हिस्ट्री है वो शरारतों पे मुबनी है। ट्रंप एक्सटेम्पोर तकरीरें करता है,
अजीबोगरीब ट्वीट्स करता है, एंड द वे ही स्पोक, इफ यू लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, लहजा बड़ा पॉजिटिव था। उसने कहा मेरे साथ मोदी ने बात की कि मीडिएशन करें। साबिर शाह साहब, एक आम आदमी के जहन में जो सवाल आता है वो ये है कि जी आज हमने ये पॉलिसी बयान सुन लिया प्राइम मिनिस्टर साहब का, मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई, टेलीविजन प्रोग्राम्स में डिस्कशन हो रही है कि जी क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, माजी में क्या होता रहा, मकासद क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन एक आम आदमी पूछना चाह रहा है कि इस मसले का अब कोई हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम कब से लगे हुए हैं, 1947-48 से हम लगे हुए हैं, और अब तक हम कोशिशें करते चले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी बीच में है, आलमी बरादरी भी बीच में है, लेकिन वहां पर कश्मीर में जो जुल्म सितम है वो होते चले जा रहे हैं। अली मुमताज साहब, हल जो भी निकले, कौमों की तारीख में 5, 10, 15 साल की हैसियत नहीं होती, मुझे हल निकलता नजर आता है अगले 8-10 साल में कश्मीर। लेकिन हल निकालेगा कौन, हम और क्या इंडिया और पाकिस्तान? मैंने आपसे कहा मीडिएशन हो। मीडिएशन कौन करवाएगा? ये वही अमेरिका मीडिएशन करवाएगा कि जिसकी मीडिएशन पे अभी रमेश कुमार साहब भी कह रहे थे कि जी हमें ये, मुझे डाउट था। रमेश भाई की एक ही बात पे मेरा जरा थोड़ा सा इख्तलाफ है माजरत के साथ, या कह लीजिए मेरी राय दूसरी है। बाकी तो मैं इनको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ये तो फिगर्स और फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कहा कि आपकी डिप्लोमेसी पहले से बेहतर है। मेरे ख्याल इन्होंने यही कहा। मैंने भी सारी दुनिया में पाकिस्तानी सफारतखानों में गया, पीटता रहा कि यार अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट और नेशनैलिटियां लेने की दौड़ से बाहर आ जाओ, ये इन चक्करों से बाहर आ जाओ कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवानी है, रिटायरमेंट के बाद यहां आना है। खुदा का वास्ता थोड़ा सा नेशनलिज्म अपने अंदर पैदा करो। कमर्शियल अटैचीज को मैंने जाती तौर पे भी कहा, यार तुम 10 रुपए की भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, करते क्या रहे हो यूरोप की सड़कों? शर्म भी खत्म हुई हुई, वहां ऐसे करते हैं, फैमिलीज को सेटल कराते हैं, दूसरे पासपोर्ट लेते हैं। लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर नजर आ रही हैं मुझे, शायद आगे आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बेहतर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक डीएनए बदल जाएगा डिप्लोमेट्स को और नेशनलिज्म आ जाएगा। We've got to close the program. Thank you very much कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। रमेश कुमार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक इजाज साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। हमारी भी ये दुआ है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों। जंग ना हमारे हक में है ना भारत के हक में है, और जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी शहरग है, हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे, और इस हकीकत को कोई जो है वो झुटला नहीं सकता। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल रात 10 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।